प्रस्तुत है आपके सामने दमन चक्र उपन्यास का भाग 3। अब हम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं नागपाड़ा, जहाँ की फौजरी का उस्ताद दरबारी लाल पाया जाता है। दरबारी लाल की बाबत विमल को सलाउद्दीन से मालूम हुआ था। वो नागपाड़ा के इलाके में अलेक्जेंडर सिनेमा के करीब की एक चाल में पाया जाता था। विमल पहली बार उससे तब मिला था जबकि उसने उसका पीएन घड़ीवाला के नाम वाला बड़ौदा से जारी हुआ नकली ड्राइविंग लाइसेंस बनाया था। उससे उसकी दूसरी मुलाकात असगांव में हुई थी, जहाँ की वो विमल का रतन रंगीला के नाम का नकली ड्राइविंग लाइसेंस बनाने और गजविलास फोर्ट वाले डिस्टिलरी के जनरल मैनेजर रविकांत रायचा के एक चिट्ठी पर नकली साइन बनाने पहुंचा था। वो एक चुसके हुए आम जैसी सूरत और फूंक से उड़ जाने वाली किस्म के जिस्म वाला बूढ़ा आदमी तो था ही, जो पहली बार विमल से ऐसे पेश आया था जैसे 10,000 रुपये लेकर उसका काम करके वो धंधा नहीं कर रहा था, उसे कोई खैरात दे रहा था। लेकिन असगांव में दूसरी मुलाकात पर वो साफ साफ विमल से भयभीन दिखाई दिया था। विमल को देखकर दरबारी लाल सकपकाया। बायफोकल्स में से झांकती उसकी आंखों से साफ मालूम होता था कि विमल की आमद से वो विचलित हुआ था। नमस्ते, विमल मुस्कुराता हुआ बोला। जवाब में दरबारी लाल सर हिलाकर सहमति में बोला। मुझे पहचाना? उसका सर फिर सहमति में हिला। यानी कि यह हवाला देने की जरूरत नहीं कि मुझे भिंडी बाजार के मुसाफिर खाने वाले हाजी अल्ताफ़ ने भेजा है। उसने इंकार में सर हिलाया। आप खैरियत से हैं बुजुर्गवार? तबीयत ठीक है आपकी? हाँ, काम बोलो। काम वही है, बोलो। ये एक शेयर सर्टिफिकेट है। विमल ने होटल सी व्यू से बरामद किया सर्टिफिकेट उसके सामने रखा। इसमें शेयर होल्डर की जगह सुवेगा इंटरनेशनल का नाम दर्ज है और इन शेयरों को बेचने का अख्तियार सुवेगा के मैनेजिंग पार्टनर को है, जो कि व्यास शंकर गजरे है। ये विमल ने गजरे का पासपोर्ट पेश किया। गजरे का पासपोर्ट है जिस पर उसके साइन का नमूना है। तुमने गजरे के साइन फोर्ज करके इन शेयर्स की सेल राजा गजेंद्र सिंह नाम के एक एनआरआई के नाम दिखानी है, जो कि नैरोबी से यहाँ आया है। एक नकली रसीद भी बनानी होगी जिससे ये जाहिर हो कि गजरे ने इन शेयरों की कीमत डॉलर में काठमांडू से हासिल की थी। काठमांडू में गजरे सोल्टी ओबराय में ठहरा था। वो वहाँ कब ठहरा था, कितने दिन ठहरा था, कौन से कमरे में ठहरा था, ये सब विवरण इस कागज़ पर विमल ने एक चिट सी शेयर सर्टिफिकेट और पासपोर्ट के पहलू में रखी दर्ज है। और हो जाएगा ये काम? और दाता बेजार हो मेरी आमद से? प्रत्यक्ष था वो बोला। दरबारी लाल खामोश रहा। पहली बार जब मैं यहाँ आया था तो तुम मेरे से ऐसे कड़क पेश आए थे कि तब मैं तुम्हारी असलियत से वाकिफ़ नहीं था। अब वाकिफ़ हो? हाँ, तभी तो तुम्हारे बुलावे पर असगांव गया था, अपना ठिया छोड़कर, सब काम छोड़कर। मन मानी उजरत एडवांस में लेकर आए थे। मुझे उजरत नहीं चाहिए। तुम्हारी उजरत नहीं चाहिए? क्यों, क्या सरकारी उजरत चाहिए? सरकारी उजरत जो कि मेरी उजरत से कहीं ज़्यादा होगी। 3 लाख रुपए होगी सरकारी उजरत। मुझे गिरफ्तार करा के मेरे सर पर लगा इनाम हासिल करने का इरादा तो नहीं है? नहीं है, होता तो पहले ही ना करता ये काम। तुमने खुद कहा कि पहले तुम्हें मेरी असलियत नहीं मालूम थी। बेटा, जो तुम कह रहे हो उसका ख्याल करने की भी मेरी मजाल नहीं हो सकती। तो फिर उजरत क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि मेरे लिए ये बहुत बड़ी उजरत होगी कि मैं तुम्हारे किसी काम आया। कमाल है, तुम खुदा के बंदे हो, सखी हातिम हो। मैं तुम्हारी लंबी उम्र की दुआ करूँगा। और काम बोलो। राजा गजेंद्र सिंह का पासपोर्ट बनाना है। कुछ ऐसे कागजात बनाने हैं जिससे ये स्थापित हो कि मूल रूप से पटियाला के रहने वाले राजा साहब अब नैरोबी में रहने वाला एनआरआई है, जो कि हाल ही में यहीं सेटल होने के लिए वापस इंडिया लौटा है। उसने खामोशी से सहमति में सर हिलाया। पासपोर्ट पर केन्या की और यूरोप के कुछ देशों की वीज़ा एंडोर्समेंट होनी चाहिए और यह एंडोर्समेंट ऐसा होना चाहिए कि राजा साहब अफ्रीकन और यूरोपियन देशों में आते जाते रहते हैं। उसका सर फिर सहमति में हिला। और एक इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस भी राजा साहब के पास होना चाहिए। राजा साहब के साइन का नमूना हाजिर है। विमल ने उसी से एक कागज़ लेकर उस पर 7-8 साइन बनाए और कागज़ उसे सौंप दिया। पासपोर्ट के लिए तस्वीर अभी तुम ही खींचोगे? दरबारी लाल की भवें उठी।
बाथरूम किधर है? उसने उसे एक बंद दरवाजे का इशारा किया। जो हैंडबैग विमल अपने साथ लाया था उसे उठाए वो बाथरूम की तरफ चल दिया। 10 मिनट वो बाथरूम में बंद रहा। जब वो बाहर निकला तो वो एक बेहद रौबीला सिख लग रहा था। उसके चेहरे पर इस्सा भाई विगवाला का ही कमाल फुल दाढ़ी मूछ थी। आंखों पर प्लेन शीशों वाला स्टाइलिश चश्मा था जिसमें लेंस धूप में अपने आप काले हो जाते थे। सर पर काली 50 के साथ लाल पगड़ी थी जिस्म पर सूट वही था जिसे वो वहाँ पहनकर आया था, लेकिन अब कमीज़ सफ़ेद थी। उस पर हीरे के क्लिप के साथ लाल टाई लगी हुई थी। उस बहरूप में इजाफा 5 हीरे जड़ी अंगूठियाँ और एक सोने का भारी कड़ा भी करता था, लेकिन महज पासपोर्ट के लिए तस्वीर खिंचवाने के लिए उस घड़ी और उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी। दरबारी लाल ने बड़ी दक्षता से अपनी ज़रूरत के मुताबिक उसकी तस्वीरें खींची। कितना टाइम लगेगा? वो उससे फारिग हुआ तो विमल बोला, पासपोर्ट और उससे ताल्लुक़ रखते कागजात तैयार करने में 3-4 दिन लगेंगे। अलबत्ता शेयर सर्टिफिकेट और रसीद वगैरह तुम कल सुबह ही ले जाओ। ठीक है। ये विमल ने उसकी तरफ रबर बैंड में बंधे 500 के नोटों का पुलंदा बढ़ाया। तत्काल दरबारी लाल जोरों से इंकार में सर हिलाने लगा। तुम्हारा खर्चा भी तो होगा, रख लो, कम से कम वही। जब पासपोर्ट लेने आओगे तो ले लूँगा। मर्जी तुम्हारी। उसने एक आह सी भरते हुए हाथ वापस खींच लिया। बाप इरफान ने विमल को बताया, कोई अंडरवर्ल्ड में फैला रहा है कि भाई तेरे से मिलना मांगता है। कौन कैसे मिलना मांगता है? वो अब इधर पाया जाने लगा है या मेरे को दुबई जाना होगा? विमल हड़बड़ाया। दोनों ही बातें हो सकती हैं। भाई मैं दुबई कैसे जा सकता हूँ? उसके लिए पासपोर्ट चाहिए। मेरे को कौन देगा पासपोर्ट? जाली मुहैया हो सकता है, लेकिन मैं क्यों रिस्क लूँ पकड़े जाने का जाली पासपोर्ट पर सफ़र करके? मेरे को भाई से क्या लेना देना? उससे होगा तो वो रिस्क लेना मुंबई में कदम रखने का। क्या पता उसका ऐसा ही इरादा हो, क्या पता वो अपने इस इरादे पर अमल भी कर चुका हो। यानी कि वो मुंबई पहुंचा हुआ होगा और उसको कोई वांदा नहीं। मुंबई के अक्खे अंडरवर्ल्ड में मशहूर है कि वो ऐसे इधर आता जाता रहता है। कैसे आता जाता रहता है? प्लेन से सफ़र करने की तो उसकी मजाल होती नहीं होगी। और भी तरीके हैं दुबई से इधर पहुंचने के। बाप क्यों भूल जाता है कि बादशाह अब्दुल मजीद तलवई के स्वैन नेक पॉइंट वाले कैसीनो पर किधर किधर से लोग आते हैं। यानी कि वो चोरी छुपे समुद्री रास्ते से इंडिया में कदम रखता होगा। ज़रूरत पड़ने पर ऐसे ही करता होगा बाप। अव्वल तो समुद्री रास्ते से उसकी आमद की किसी को खबर नहीं लगती होगी। लगती होगी तो ज़रूर कोस्ट गार्ड लोग उसकी तरफ से पीठ फेर कर खड़े हो जाते होंगे। ऐसा? हम बरोबर बाप। ऐसे तो वो आज तक सलामत नहीं है। क्यों मिलना मांगता होगा वो मुझ जैसे मामूली आदमी से? मिलेगा तो बोलेगा ना। कैसे मिलेगा? कोई इशारा छोड़ के रखा है उसने? रखा है। जो मुलाकात की बाबत अंडरवर्ल्ड में फैला रहा है वो ये भी तो बोल के रखा है कि आगे की बातचीत उस शख्स से होगी जो रात 9 बजे पास्कल के बार में अपनी कमीज़ या कोट के काज में सफ़ेद गुलाब लगा के बैठा मिलेगा। पास्कल का बार मालूम है किधर है? मालूम। रात 9 बजे कौन से दिन? किसी भी दिन। क्या मतलब? बाप लगता है कोई रोज़ उधर ड्यूटी भरता होगा ये देखने के लिए कि 9 बजे सफ़ेद गुलाब वाला कोई भीड़ उधर पहुंचता है या नहीं। कमाल है। तू जाएगा उधर? इतना बड़ा बाप बुलाता है तो वजह तो मालूम होनी चाहिए। भाई थोड़ी उधर मौजूद होगा। कोई तो होगा ना जो बोलेगा कि भाई किधर था और क्या मांगता था। यानी कि तू जाएगा। क्या हर्ज है? तेरे खिलाफ कोई साजिश भी हो सकती है। तेरी लाश गिराने की साजिश। जो शख्स मेरे से मिलना मांगता है वो मेरी लाश क्यों गिराना चाहेगा? यह अफवाह भी हो सकती है बाप कि भाई तेरे से मिलना मांगता है। यानी कि कोई मुझे उधर बुलाने के लिए बुलाकर मेरी लाश गिराने के लिए भाई का नाम इस्तेमाल कर रहा होगा। क्यों? ऐसा हो नहीं सकता? हो तो सकता है। हमें सावधानी बरतनी होगी। कैसे? पास्कल के बार को वॉच करके रखना होगा और यह जाहिर करना होगा कि उधर सोहल ने खुद आने की जगह अपना आदमी भेजा था। आदमी कौन? मैं? पास्कल का बार धारावी के एक्रेजी के नाम से जाने जाने वाले इलाके में स्थित था। ठीक 9 बजे अपने फ्रेंच कट दाढ़ी मूछ वाले मेकअप में और नई पोशाक शेरवानी पजामा तुर्की टोपी में विमल बार काउंटर के करीब एक
टेबल पर मौजूद था। उस घड़ी उसकी शेरवानी के काज में एक सफ़ेद गुलाब लगा हुआ था। उसके सामने बियर की बोतल रखी हुई थी जिसमें 2/3 बियर अभी बाकी थी। बाकी के 1/3 उस गिलास में थी जिसे विमल मेज पर से उठाकर कभी कभी होठों से लगा लेता था और थोड़ी बहुत बियर चुसक लेता था। हाल में उसने पढ़े लेकिन उसी पर निगाह जमाए अलग अलग स्थानों पर इरफान, विक्टर और आकरे मौजूद थे। वो तीनों हथियारबंद थे और कैसी भी इमरजेंसी के लिए तैयार थे। विमल प्रत्यक्ष था वहाँ लापरवाही की प्रतिमूर्ति बना बैठा था, लेकिन वास्तव में उसकी निगाह पैनी होते हुए कई बार सारे बार में घूम चुकी थी। उसे किसी ऐसी सूरत के लिए खंगाल चुकी थी जिसकी कोई अतिरिक्त दिलचस्पी उसमें होती। फिलहाल ऐसी कोई सूरत उसे वहाँ नहीं दिखाई दी थी। अलबत्ता वो 2 नौजवान लड़कियों की निगाहों में ज़रूर था जो कि रह रहकर छुपी निगाहों से उसकी तरफ देख रही थी और आपस में खुसर पुसर कर रही थी। उनमें से एक कसी हुई जीन्स और स्कीवी पहने हुई थी और दूसरी एक कॉलर वाली मर्दाना स्टाइल की कमीज़ के साथ एक घुटने से काफ़ी ऊंची स्कर्ट पहनी थी। तब बार में अभी वैसी भीड़ नहीं थी जैसे कि रात की उस घड़ी वैसी जगहों पर अपेक्षित होती थी। एकाएक स्कर्ट वाली लड़की अपनी सहेली से अलग हुई और लापरवाही से चलते हुए विमल के करीब पहुंची। हेलो, वो उसके सामने बैठते हुए बड़े चित्त आकर्षक ढंग से मुस्कुराते हुए बोली। मैं तानिया। विमल ने अपना कोई परिचय देने की कोशिश नहीं की। इधर अकेला बैठा है मैन, सोचा कंपनी मांगता होएगा। नहीं मांगता। बट मैन। नो बट नो मैन। उठ के खड़ी हो। कौन बोला तेरे को इधर आकर बैठने को? वो उछलकर खड़ी हुई। उसका चेहरा अपमान से जल उठा। पाँव पटकती वो वहाँ से रुखसत हुई। पीछे बिमल ने यूं बियर के चुस्की मारी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बार के पल्ले कोने के करीब 2 आदमी खड़े थे जिन्होंने बड़ी गौर से वो नज़ारा देखा। उसमें से एक लंबा और कदरन अच्छी सूरत वाला था, दूसरा ठिकना और मोटा था और साफ साफ हल्का आदमी लगता था। वैसे तो झोलझाल लगता है पर बोलता कड़क है। लंबा दबे स्वर में बोलता है, छोकरी नहीं मांगता। ठिकना भी वैसे ही दबे स्वर में बोला, 9 बजे नहीं मांगता, जब पोशाक में सफ़ेद गुलाब लगाए हो तब नहीं मांगता। यानी कि ये हमारा आदमी हो सकता है। सफ़ेद गुलाब हर किसी की पसंद तो नहीं होता, फिर भी इत्तेफाक हो ही जाते हैं। मालूम करना पड़ेगा। कैसे? लंबा तत्काल आगे बढ़ा। उसका जोड़ीदार उसके साथ हो लिया। दोनों बार के विमल वाले कोने में पहुंचे। लंबे ने एक उड़ती निगाह विमल पर डाली और फिर बारमैन से बियर लाने के लिए कहा। बारमैन ने सहमति में सर हिलाया, लेकिन वो अभी घूमा ही नहीं था कि लंबा बोला, जाने दे, इधर है। और उसने हाथ बढ़ाकर विमल की मेज़ पर रखी बियर की बोतल उठा ली। उसने विमल की तरफ देखा तो उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आई। तेरा मेरा जो कहे वो है छोटे दिल का। मालूम? मालूम। बोतल नीचे रख, विमल सहज भाव से बोला। वो हंसा, फिर उसका बोतल वाला हाथ उसके मुंह की तरफ उठा। विमल ने बैठे बैठे ही अपने पाँव की एक प्रचंड ठोकर उसके घुटने पर जमाई। तत्काल लंबे के मुंह से ऐसी आवाज़ निकली जैसे कि टायर में से हवा निकली हो। बोतल उसके हाथ से छूट गई। बियर उसके मुंह से फुहार की तरह निकल गई और वो पीड़ा से कराहता हुआ दोहरा हो गया। ठिकना छलांग मारकर आगे आया। अब उसके हाथ में एक तीखा चाकू नजर आ रहा था। विमल ने बड़े निर्विकार भाव से वो रिवॉल्वर निकालकर उसे दिखाई जो अब तक उसकी जांघ के नीचे दबी हुई थी। क्या? वो बोला। विमल ने ठिगने ने जोर से थूक निकली और चाकू को बंद करके चुपचाप अपनी जेब में रख लिया। इसके घुटने की कटोरी चटक गई मालूम होती है। विमल एक सरसरी निगाह दोहरे हुए लंबे आदमी पर डालता हुआ बोला, इसे हॉस्पिटल लेके जा, मर जाए तो ये फूल। उसने शेरवानी से सफ़ेद गुलाब निकाल कर ठिगने की तरफ उछाल दिया। इसकी कब्र पर चढ़ा देना। ठिगने ने जवाब नहीं दिया। उसने फूल भी नहीं उठाया। उसने अपने साथी को सहारा दिया। उसकी एक टांग पर उसे चलाता हुआ बाहर चल दिया। बियर की नई बोतल जैसे जादू के जोर से उसकी टेबल पर प्रकट हुई। विमल की निगाह बाहर जाते हुए उन दोनों का अनुसरण कर रही थी। वो दिखाई देना बंद हो गए तो उसने वेटर को बिल लाने का इशारा किया। फिर उसने बिल चुकाया और एक फरमाइशी जमाई ली और फिर सहज भाव से बाहर की तरफ बढ़ गया। उसके आसपास का वातावरण जो थोड़ी देर के लिए स्तब्ध हो गया था फिर नॉर्मल हो गया और शोर शराबे में तब्दील हो गया। ठिगने ने अपने जोड़ीदार को बाहर खड़ी टैक्सी के पिछली सीट पर डाला और दरवाज़ा बंद करके एक तरफ बढ़ा। किधर जाता है? हौसला रख, फ़ोन करके आता हूँ। मेरा घुटना अब भी ठीक हो जाएगा,
अभी खामोश होके बैठ। वो सोहल था, बोला ना, अभी खामोश बैठ। ठीक ना फुटपाथ पर आगे उस तरफ बड़ा जिधर के टेलीफोन बूथ था। बूथ का दरवाज़ा टूटा हुआ था, वो बंद होने की जगह एक तरफ झूल रहा था। उसने उसने भीतर कदम रखा और फिर सड़क की ओर पीठ फेर कर नंबर डायल किया। दूसरी तरफ से आवाज़ आई तो उसने कॉइन बॉक्स में एक सिक्का डाला। फिर उसने बोलने के लिए मुंह खोला ही था कि हल्की सी क्लिक की आवाज़ उसे सुनाई दी और फिर उसके बाएं कान में जैसे लोहे की सलाख दाखिल हुई। नाम बोल। उसके कान से रिवॉल्वर की नाल सटाए विमल क्रूर स्वर में बोला, हैदर। ठीक ना हड़कलाया। हैदर। अगर अभी था हैदर नहीं बनना चाहता तो एक सेकंड में बोल क्या मांगता है। तू तू सोहल है? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं। अगर तू सोहल है तो लगता है तेरा फातिहा यहीं पढ़ना होगा। ठहर ठहर, मुझे फ़ोन, लाइन कट जाएगी। विमल ने सहमति में सर हिलाया। हैदर फ़ोन कॉल की तरफ आकर्षित हुआ तो विमल ने उसके हाथ में थमे रिसीवर को थोड़ा यूं घुमा दिया कि उसे भी दूसरी तरफ से आती आवाज़ सुनाई दे। हेलो, कौन? दूसरी तरफ से आवाज़ आई। बाप, मैं हैदर। कोई आया हैदर? आया बाप, तभी तो फ़ोन लगाया। कौन है वो? पता नहीं, पर मेरे को तो सोहल ही जान पड़ता है। और कौन ऐसी दीदा दिलेरी से? स्टोरी नहीं मांगता। किधर है वो? मेरे पास खड़ेला है। क्या? और उसने अपनी रिवॉल्वर की नाल मेरे कान में घुसेड़ी हुई है। तत्काल दूसरी तरफ खामोशी छा गई। हेलो, हैदर व्यग्र भाव से बोला। लाइन पर है बाप? फ़ोन उसे दे। क्या? फ़ोन उसे दे अहमक। विमल ने खुद ही रिसीवर उसके हाथ से ले लिया। हेलो, जो कोई भी लाइन पर है उसे मेरा सलाम पहुँचे। वो ठिकने को पड़े धकेलता हुआ माउथपीस में बोला। सोहल? कौन पूछता है? अगर तुम सोहल हो तो भाई तुमसे बात करना मांगता है। यानी कि तुम भाई नहीं हो? नहीं, मैं भाई का खास आदमी हूँ। खास आदमी क्या मांगता है? भाई से तुम्हारी बात कराना मांगता है। क्या बात? जब बात होगी तो भाई खुद बताएगा। तुम क्यों नहीं बताते? दो बड़े आदमियों की बात आपस में हो तो अच्छा लगता है। कौन बड़े दो आदमी? भाई और तुम। अपना नाम बोलो। मुझे छोटा अंजुम कहते हैं। अहमक, मेरे पीछे क्यों लगाए? मुझे मालूम नहीं हैदर और सुमर ने क्या किया है। अगर उनसे तुम्हारी शान में कोई गुस्ताखी हुई तो हम उन्हें सज़ा देंगे। ज़रूरत नहीं, मैंने दे दी। इधर मुंबई में ही है। तेरे को मालूम बाप, लोकल कॉल दुबई तो लगती नहीं। मैं हैदर से तुम्हारा पता कुबुलवा सकता हूँ, लेकिन क्या फ़ायदा, तुम तो भाई नहीं हो। लेकिन तुम्हारी भाई से बात सिर्फ मैं करा सकता हूँ, इसलिए मेरी और तुम्हारी मुलाकात अगर। मैं 20 मिनट और पास करके बार में हूँ। बढ़िया, मैं अभी। और इस बार पोशाक में सफ़ेद गुलाब टांग के तुम आना। ज़रूर, मैं अभी। विमल ने रिसीवर वापस हुक पर टांग दिया और हैदर की तरफ घूमा। फ्रेश लंगड़े का नाम सुमन है? वो उसे घूरता हुआ बोला। हाँ बाप, उसे हॉस्पिटल लेकर जा और दोबारा तेरी शक्ल इधर दिखाई ना दे। चल भाग यहाँ से। हैदर सरपट वहाँ से भागा। छोटा अंजुम ने पास्कल के बार में कदम रखा। उसकी निगाह पैन होते हुए सारे बार में फिरी। कोई शख्स उसे सोहल जैसा न लगा। बाहर के कोने में उसे एक खाली मेज़ दिखाई दी। संतुलित कदमों से चलता हुआ वो उस पर पहुंचा। मेज़ के गिर्द लगी 4 कुर्सियों में से उसने अपने लिए वो कुर्सी चुनी जिसका रुख बार के भीतर की ओर था। छोटा अंजुम 40 के पेटे में पहुंचता आदमी था, जो कि बालिग होने से भी पहले ही से जुर्म की दुनिया के हवाले था। एक मामूली जेब कतरे से प्रमोट होकर वो सुपारी किलर और भाई का खास बना था। भाई की तरह वो अभी तक वांटेड क्रिमिनल नहीं बना था, इसलिए बेरोक टोक दुबई और मुंबई के बीच विचरता था। वो एक तरह से भाई की बाहें था, जो कि दुबई से मुंबई के अंडरवर्ल्ड तक पहुंचती थी। वो भारी अय्याश था और औरत का तो वो खास तौर से रसिया था। किसी काम पर वो बिना सोचे विचारे अंधाधुंध पैसा खर्च कर सकता था तो वो औरत खोरी ही था, जिसका दुबई से कहीं ज़्यादा संभावनाएं वो मुंबई में पाता था। उस घड़ी वो एक खुले कॉलर वाली कमीज़ के साथ गहरे ब्राउन रंग का सूट पहने था। सूट के कॉलर में लगे गुलाब को अनजाने में टटोलता वो कुछ होने का इंतज़ार कर रहा था। एक वेटर उसके करीब पहुंचा। ऑर्डर। वेटर भावहीन स्वर में बोला।
छोटा अंजुम ने अपने पर्स में से 50 का नोट निकाल कर मेज पर डाल दिया। ये तुम्हारी टिप। वेटर की बाँछें खिल गई। अभी कुछ नहीं मांगता, थोड़ी देर में आना, बल्कि जब बुलाऊं तब आना। क्या बड़बर बाप। वेटर रुखसत होने के लिए मुड़ा तो छोटा अंजुम ने कुछ सोच कर एकाएक उसे रोका। सुनो। वेटर ठिठक गया। अभी थोड़ी देर पहले इधर कोई पंगा हुआ था। हाँ, क्या हुआ था? वेटर ने उसे सारी बातें बताई। छोटा अंजुम ने वेटर से सोहल के होलिया पहनावे की सारी जांच पड़ताल करी। अब वो इधर नहीं है? नहीं साहब, अब तो इधर नहीं दिख रहा। ठीक है, जाओ। वेटर के जाते ही पाइप के कश लगाता एक व्यक्ति वहां पहुंचा। छोटा अंजुम ने उस पर निगाह डाली तो पाया कि उसके चेहरे पर बड़ी नफासत से कटी फ्रेंच कट दाढ़ी मूंछ थी। आंखें नीली थी, जिस पर वो सुनहरे फ्रेम वाला चश्मा लगाया था। वो सूट बूट डाले हुए था और निरा विलायती साहब लग रहा था। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? टेबल खाली नहीं है जनाब, कहीं और जाकर बैठी। छोटा अंजुम शुष्क स्वर में बोला। मैं ऐसा ही करता, अगरचे कि मैं सफ़ेद गुलाब का शैदाई ना होता। विक्षण ठिठका बोला। छोटा अंजुम सकपकाया और बदलते स्वर में बोला, बैठो। शुक्रिया। सोहल की एक खासियत ये भी मशहूर है कि वो बहुरूप धरने में माहिर है। सोहल, खुशामदीद ब्रदर, मैं तो नाउम्मीद हो चला था। विमल केवल मुस्कुराया। तुम सोहल ही हो ना? हाँ, मैं सोहल हूँ। मैं छोटा अंजुम फ़ोन पर बोला था। एक अंजुम खान बादशाह अब्दुल मजीद दलवई के स्वैन नेक पॉइंट वाले कैसीनो का सिक्योरिटी चीफ भी होता था। वो मेरा बड़ा भाई था। बड़ा अंजुम था। सोहल की वजह से कैसीनो तबाह हुआ तो उसी के साथ फौत हो गया। मुझे अफसोस है। ऊपर वाले ने ज़रूर उसे जन्नत नशीन किया होगा। कुछ पियोगे? विमल ने इनकार में सर हिलाया। क्यों पीते नहीं? दोस्तों के साथ पीता हूँ। तुम दोस्त हो या दुश्मन, ये फैसला होना भी बाकी है। मैं दोस्त हूँ। फिर भी अभी नहीं, बाद में देखेंगे। मैं भाई के खास नुमाइंदे के तौर पर तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने आया हूँ। वेरी गुड। जिसे दुनिया में सब बैरी ही दिखाई देते हों, उसके लिए तो ये बहुत बड़ी पेशकश है। लिहाजा तुम्हें पेशकश कबूल है? अभी से ये तो क्या कहा जा सकता है। पहले दोस्ती वाला हाथ तो दिखाई दे। ये तो दिखाई दे कि उसके साथ पुछल्ले कितने लगे हुए हैं। कोई पुछल्ला नहीं लगा हुआ। इसका मतलब है कि दिखाई नहीं देगा। इस मतलबी दुनिया में कोई काम बेवजह नहीं होता। गैर मुल्की ज़मीन पर बैठे तुम्हारे बॉस को एकाएक मेरी याद आई तो इसकी वजह ये तो होगी नहीं कि उसे आज ही मालूम हुआ कि मैं उसका मेले में बिछड़ा माजाया भाई हूँ। ताकतवर से दोस्ती हर कोई चाहता है। ताकतवर यानी कि मैं। हाँ, खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे सुपर बॉस तो। ये लिफाफेबाजी छोड़ो और मतलब की बात करो। मतलब की बात यही है कि भाई तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहता है। हाँ, वो मैंने सुन लिया। वजह बोलो। जवाब में विमल ने उसकी तरफ देखा। क्षण भर के लिए छोटा अंजुम चुप हो गया। थोड़ी देर बाद वो धीरे से बोला, भाई तुम्हें मुंबई के अंडरवर्ल्ड की एक बड़ी ताकत और अपने हमदम हमसास की तरह देखना चाहता है। ऐसा क्यों? और ऐसा होगा भी क्यों? बड़ी आसानी से होगा। कंपनी की गद्दी खाली है, गद्दी नशी हो जाओ ताकि बखिया का चलाया इकबाल सिंह और गजरे का परवान चढ़ाया मवालियों का मुगलिया खानदान आगे बढ़ सके। छोटा अंजुम हड़बड़ाया। यही समझ लो। इस काम के लिए मैं तुम्हारे भाई का मोहताज हूँ। जिस गद्दी पर काबिज होने का इतना दयानतदारी भरा दावतनामा मुझे दे रहे हो, उसे खाली किसने किया? जो शख्स कंपनी की बादशाहत को उजड़ा चमन बना सकता है, अगर वो उसको आबाद करने का, उस पर काबिज होने का ख्वाहिशमंद होता तो क्या उसे इस काम के अंजाम देने के लिए भाई को इजाज़त की अर्जी लगानी पड़ती? तुम बात समझ नहीं रहे हो। तुम नहीं समझ रहे हो कि इतने ताकत वाले निज़ाम का तख्त खाली नहीं रह सकता। उस पर तुम काबिज नहीं होंगे तो कोई और हो जाएगा। जैसे कि तुम्हारा भाई। हाँ, कोई भी होकर दिखाए। उसकी लाश भी 36 टुकड़ों में बटी कंपनी के हेडक्वार्टर के कंपाउंड में बिखरी पड़ी होगी।
छोटा अंजुम के मुंह से बोलना फूटा। वो परेशान था। बातचीत का सूत्र उसकी पकड़ में नहीं आ रहा था। वो उसका रुख उधर मोड़ने में कामयाब नहीं हो पाया था जिधर मोड़ने के मकसद से वो वहाँ आया था। कंपनी ख़त्म है। कंपनी का मुर्दा इतना गहरा दफनाया जा चुका है कि क़यामत के दिन भी वो वहाँ से उठकर खड़ा नहीं हो सकेगा। जो चीज़ है नहीं उस पर भला कोई कैसे काबिज हो सकता है। कंपनी ना ख़त्म हुई है ना हो सकती है। बड़ी हद तुम ये कह सकते हो कि वो एक गर्दिश के दौर से गुजर रही है। चलो ऐसे ही सही, लेकिन अब कोई माई का लाल उबार नहीं सकता उसे उसके गर्दिश के दौर से। एक माई का लाल तो मेरे सामने ही बैठा है जो इस काम को अंजाम दे सकता है। मेरे अलावा कोई और नाम लो। क्या ज़रूरत है? हाथी के पाँव के नीचे ही सबका पाँव होता है। जब तुम ही वो किस्सा छोड़ो। जो मुमकिन नहीं उस पर बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं। कोई और बात करो। कोई और बात नहीं तो शब्बा खैर कबूल करो। और कोई बात तो नहीं है। तो फिर ये। इस बार छोटा अंजुम के स्वर में सख्ती का पुट आ गया कि या तो कंपनी पर काबिज होना कबूल करो या उस पर जो कोई भी आइंदा दिन में काबिज हो उसकी मुखालफत करने का ख्याल छोड़ दो। दोनों ही काम नहीं हो सकते। मैं रावण मारकर खुद रावण नहीं बन सकता। ऑर्गेनाइज क्राइम की झंडा बरदारी में भी जो सर उठेगा मैं उसे काट दूंगा और सोहल के कदमों पर वो सर लुढ़केगा ही। अब तक तकदीर ने तुम्हारा साथ दिया, अपनी ढिठाई नहीं छोड़ोगे तो इस बार जो सर लुढ़केगा वो सर खुद तुम्हारा होगा सरदार। तुमने मुझे सरदार कहा तो सरदार की सरदारी भी सुनो। भय काहू को देत नहीं, नहीं भय मानतानी। खालसा न किसी को डराता है और न किसी से डरता है, समझे? छोटा अंजुम के मुंह से बोलना फूटा। और सर लुढ़कने की किसे परवाह है वीर मेरे? सिर दीने सिर रहत है, सिर राखे सिर जाए। सोहल का सिर लुढ़काने के कई तमन्नाएं आए और चले गए। सोहल का सर अभी भी अपनी जगह बना हुआ है। अब ऐसा तमन्नाएं अगर तुम्हारा भाई बन के दिखाने का ख्वाहिशमंद है तो बहुत जल्दी वो भी जहन्नुम में कंपनी के बखिया गजरे जैसे बड़े मेहनतों के साथ हाथ मिला रहा होगा। बहुत बड़ा बोल रहे हो। कहाँ पाया जाता है तुम्हारा ये भाई? दुबई में? पूछ तो यूँ रहे हो जैसे उसके सर पर पहुँच जाओगे। दुश्मन कोई हो कहीं हो, उससे वाहे गुरु का खालसा नहीं डरता। यार, छोटा अंजुम के स्वर में अब खुशामद का पुट आ गया। तुम क्यों दुश्मन समझते हो हमें अपना? तुम क्यों नहीं समझते हो कि भाई बड़ी संजीदगी से तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है? कंपनी के किसी तरफदार से मेरी दोस्ती नहीं हो सकती। भाई बहुत दाना आदमी है, तुम भी कुछ कम नहीं हो। तुम भाई से बात करोगे तो कंपनी को बरतरफ करके भी दोस्ती की कोई सूरत निकल आएगी। मेरे से दोस्ती चाहता क्यों है तुम्हारा बॉस? वजह तुम उसकी जुबानी सुनो तो अच्छा है। मालूम है तुम्हें वजह? हाँ, मैं सुनाता हूँ, लेकिन वादा करो बाद में तुम भाई से भी बात करोगे। कैसे करूँगा? वो यहाँ आ नहीं सकता और मैं दुबई जा नहीं सकता। तो वो यहाँ आ सकता है, तुम भी दुबई जा सकते हो, लेकिन बात ऐसी जगह पर भी हो सकती है जहाँ की बेखट के तुम दोनों जा सकते हो। नेपाल, जहाँ जाने के लिए हिंदुस्तानी को पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं। लेकिन फ़िलहाल बात फ़ोन पर भी हो सकती है। देखेंगे, पहले तुम दोस्ती का मकसद बयान तो करो। पहला मकसद तो जग जाना है। क्या? जब दुश्मन की ताकत बढ़ जाए तो दुश्मनी भुलाकर उसे दोस्त बना लेना चाहिए। मेरी भाई से कोई दुश्मनी नहीं, मेरा उससे कोई टकराव नहीं है। अब है नहीं तो हो जाएगा। कैसे? भाई पर ऊपर से दबाव है कि कंपनी को ख़त्म ना होने दिया जाए। ना सिर्फ ख़त्म ना होने दिया जाए, उसे फिर से ताकतवर बनाया जाए। इस काम में जो फच्चर फंसा हुआ है उसका नाम सोहल है। भाई को ऊपर से हुक्म हुआ है कि या तो सोहल से दोस्ती करके अपनी तरफ करे या फिर उसको ख़त्म कर दिया जाए। कौन सा काम आसान लगता है तुम्हारे भाई को? आसान तो पहला ही काम है, लेकिन तुम्हें तो कंपनी की मुखालफत के अपनी जो जिद है उसे तो छोड़ना कबूल नहीं। ऊपर से दबाव डालने वाला कौन है? उसका नाम रिक्यो फिगेरा है। वो माफिया के एशियन सेक्टर का कमांडर है। क्या कमांड करने के लिए कमांडर है? छोटा अंजुम हिचकिचाया। हो कम ऑन, वो एशिया में फैले हेरोइन के व्यापार को और आर्म्स स्मगलिंग को कमांड करता है।
यानी कि मौत का सौदागर है। वो बहुत ताकतवर है, इतना कि तुम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। भाई उससे खौफ खाता है। कहाँ पाया जाता है? हल्ला, तुम तो यूं कह रहे हो जैसे कि तुम उसका भी सर लुढ़का सकते हो। अमृत तो किसी ने नहीं पिया हुआ। ये बात तो तुम पर भी लागू होती है। जाहिर है मेरा भी वक्त कभी ना कभी तो आएगा ही। जब जाएगा तो चल हो ही जाएगी। बात अभी कुछ और हो रही है। हाँ, बात कुछ और ही हो रही थी। देखो मेरे भाई, मैं तुम्हारी और तुम्हारे भाई की मंशा पूरी तरह से समझ गया हूँ। तुम्हारा भाई किसी भारी दबाव में आकर मौत की सौदागरी कर सकता है तो करे, मैं नहीं कर सकता। वो मौत का सौदागर है। वो मेरे मुल्क के बाशिंदों का, नौजवानों का दुश्मन है। मैं मौत के सौदागर से हाथ नहीं मिला सकता, भले ही वो परदेश में बैठा तुम्हारा भाई हो या कहीं और बैठा उसका बड़ा बाप फुगेरा हो। मैं गुरु का खालसा हूँ, जो अपने भाई गुरु से यही वरदान मांगता है कि वो जब करे बिना विचलित हुए, बिना संकोच के शुभ कर्म करे। हीरोइन व्यापार कोई शुभ कर्म तो होता नहीं। आर्म्स स्मगलिंग बोलो कोई अच्छा काम है? ये सारी जज्बाती बातें हैं। भाई मैं तो जज्बाती आदमी ठहरा, ऐसी बातें करता हूँ। बहरहाल तमाम बातों का लबोलुआब ये हुआ कि तुम्हें भाई की दोस्ती से इनकार है। मुझे किसी की दोस्ती से इनकार नहीं। सच्ची दोस्ती तो बहुत दुर्लभ चीज़ है, मुश्किल से मिलती है। लेकिन दोस्ती का जो हाथ मेरी तरफ बढ़ाया जाए, उस पर पहले ही फरेब, खुदगर्जी और मतलब परस्ती की कालिक लगी हो, तो उस हाथ को मैं थामूंगा तो अपना हाथ भी तो काला करूँगा ना। भाई मेरा दोस्त बने, लेकिन यूं कंपनी की मेरी मुखालफत ख़त्म करने के लिए नहीं, हीरोइन के कारोबार का तरफदार बनने के लिए नहीं, ये सारे बुरे कामों को दूर करने के लिए। तो वो क्या तेरे साथ गुरुद्वारे चल के माथा टेकेगा? क्यों नहीं, शुभ कर्म कभी भी किया जा सकता है। खुदा की इबादत से किसी की नाक नीची होती तो मैंने नहीं सुनी। चल मैं तेरे साथ चल के मस्जिद में नमाज़ पढ़ के आता हूँ। तू बौरा गया है सरदार, तू मगरूर हो गया है। कंपनी की नाक क्या नीची कर ली, अपने आप को खुदा से भी 10 इंच ऊंचा समझने लगा। ऐसी कोई बात नहीं। तुझे भाई की ताकत का कोई अंदाज़ा नहीं। तू नहीं जानता कि भाई से तो खुद बखिया भी खौफ खाता था, और अभी भाई से ऊपर रिको फिगेरा है, और उससे भी ऊपर आल पावरफुल माफिया है। इन सब के सामने तेरी हैसियत तो एक मुहावरे में ही बयान हो जाती है, क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। अब मुझे ये मिसाल ना देना कि यही पिद्दी कैसे कैसे कारनामों को अंजाम दे चुका है। छोटी मोटी लड़ाइयाँ पिद्दी भी जीत सकते हैं, लेकिन सुरमाई का असल इम्तिहान होता है जंग जीतने में। छोटी मोटी लड़ाइयाँ इत्तेफाक से भी जीती जा सकती हैं या फिर खुशकिस्मती से, लेकिन जंग जीतने के लिए जिस ताकत और जौहर की ज़रूरत होती है वो तेरे पास कहाँ। यही ज़बानी कभी मेरे साथ गजरे भी बोला था। जिसकी मौत करीब हो, लगता है वो यूं ही बढ़ के बोलता है। तेरी मौत करीब है, तू भी तो बढ़ के बोल रहा है। अगर मेरी मौत करीब है तो वो तेरे भाई से मेरी सुलह से भी नहीं टल सकती। जिस बात पर किसी आदमजात का अख्तियार ही नहीं, तो उससे मुझे क्यों डराता है? मैं तो सामान बांध कर हमेशा तैयार रहता हूँ आखिरी सफ़र के लिए। जब बुलावा आएगा तो चल दूँगा, अपने बनाने वाले की देहरी पर माथा रखूँगा और बोलूँगा, ठाकुर तुम शरणाई आया। तू तू पागल है, नहीं जानता तेरे सर पर कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है। मियाँ, वो पेड़ परवान नहीं चढ़ सकता जिसे हर वक्त अपने पर बिजली गिरने का अंदेशा सताता हो। ये ज्ञान ध्यान की बातें छोड़ और मुझे अपना आखिरी जवाब दे। मेरा आखिरी जवाब भी वही है जो पहला था। ड्रग्स का धंधा नहीं, आर्म्स स्मगलिंग नहीं, कंपनी की सरदारी नहीं। तू अहमक है। तू इस वक्त किसी का हलकारा है, इसलिए तुझे 100 खून माफ़ है। पागल, अहमक और पिद्दी के अलावा भी तू मुझे जो चाहे कह सकता है। मेरी एक आखिरी बात और सुन ले। बोल दे। उस माफिया डॉन रुकेरा फुगेरा ने भाई को 1 महीने का वक्त दिया है, और 1 महीने के अंदर अंदर उसे ये गुड न्यूज़ मिल जाए कि कंपनी का सरगना या सोहल बन गया है या फिर सोहल की हस्ती मिटा दी गई है, तो ये मेरी प्रॉब्लम नहीं, तेरे भाई की प्रॉब्लम है। उफ, इतनी कम अकली। मुझे हमदर्दी है कि ऐसे सर्वशक्तिमान भाई के सर पर भी आजकल मौत का साया मंडरा रहा है। अरे भाई की नहीं, अपनी बात कर। अरे नामाकूल, मौत का साया तेरे सर पर मंडरा रहा है,
और ये बात मुझे इतना बड़ा नजूमी बता रहा है जिसका नाम कि छोटा अंजुम है। यही समझ लें। समझ लिया। अब बड़ा नजूमी मुझे ये बताए। विमल मेज़ पर पड़ी भारी एस्ट्रे उठाकर उसके सर पर तानता हुआ बोला कि खुद उसका सर कब फूटेगा। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर तू कहे कि ठहर के फूटेगा तो मैं अभी फोड़ के दिखाऊंगा, और तू कहे कि अभी फूटेगा तो मैं ठहर के फोड़ता हूँ। ला हौल विला कुव्वत, यार तो कौन सी मिट्टी का बना है। विमल हंसा। उसने ऐश ट्रे वापस मेज़ पर रख दी और खामोशी से पाइप के कश लगाने लगा। बेचैनी से बार बार पहलू बदलता, बार बार थूक निकलता छोटा अंजुम भी खामोश बैठा रहा। तो मैं शब्बा खैर बोलूं? आखिरकार विमल बोला। ठहर प्लीज़, अभी रुकना, मैं गया और आया। फिर वो एकाएक उठा और लपकता हुआ वहाँ से रुखसत हुआ। विमल ने परे बैठे इरफान को इशारा किया। इरफान का सर मामूली सा सहमति में हिला और वो उठकर छोटा अंजुम के पीछे हो लिया। 2 मिनट बाद वो फिर हॉल में प्रकट हुआ और लापरवाही से चलता हुआ विमल के पास पहुंचा। पीछे ऑफिस में है, किसी को फ़ोन कर रहा है। विमल ने सहमति में सर हिलाया। इरफान तत्काल परे हट गया। विमल पाइप के कश लगाता इंतज़ार करता रहा। छोटा अंजुम लौटा। वो आकर धम से अपनी कुर्सी पर बैठा और परेशान हाल लहजे में बोला, तेरा कोई फ़ोन नंबर है जिस पर भाई तेरे से बात कर सकता हो? नहीं। अरे जहाँ रहता है वहाँ, झोपड़पट्टे में रहता हूँ, वहाँ फ़ोन क्या, बिजली भी नहीं। तौबा। फिर उसने मेज पर पड़ा एक पेपर नैपकिन उठाया, जेब से बॉल पेन निकाल कर उस पर कुछ अंक घसीटे और नैपकिन विमल के सामने डालता हुआ बोला, ये भाई का मोबाइल नंबर है, पहली फुर्सत में इस पर बात करना, मेहरबानी होगी। ठीक है, करेगा ना? हाँ शुक्रिया। नीचे जो दूसरा नंबर है वो लोकल है। भाई से जो बात हो उसकी खबर मुझे इस नंबर पर करना। भाई से जो बात हो वो भाई से पूछना। अच्छा मेरे बाप, मैं अब चलता हूँ। खुदा के वास्ते मेरे जाने के 5 मिनट बाद यहाँ से उठना। ठीक है। बहुत आंदोलित सूरत लिए छोटा अंजुम वहाँ से रुखसत हुआ। तत्काल इरफान उसके करीब पहुँचा। क्या हुआ? उसने पूछा। बताऊँगा, पहले उसे संभाल जो खिसका जा रहा है। मैं समझ गया। तत्काल इरफान बाहर को लपका। 2 मिनट बाद वो वापस लौटा। विक्टर, वो बोला उसके पीछे। बढ़िया, विमल ने कहा। अब बोल बाप, क्या हुआ? अभी कुछ नहीं हुआ, जो होना होगा आज के बाद होगा। क्या मतलब? भाई का भाई बनने की उसकी पेशकश मैंने नाकबूल कर दी। ओहो, मेरा इनकार सुनकर ये लोग चुप तो नहीं बैठ जाएंगे, इसलिए बोला कि जो होगा आज के बाद होगा। ये 2 नंबर दे गया है मुझे। विमल ने उसे नैपकिन दिखाता हुआ बोला, इनमें से ये नीचे वाला वो अपना लोकल नंबर बता रहा था, तो इसे नोट कर ले। कल मालूम करने की कोशिश करना ये कहाँ लगा हुआ है। कैसे मालूम होगा? एक्सचेंज में एक ऐसी सर्विस का नंबर दर्ज होता है जहाँ से टेलीफोन नंबर बताकर उसका पता जाना जा सकता है। ऐसे पता चल गया तो काम मामूली होगा, वरना एक्सचेंज में जाना, वहाँ किसी को 4 पैसे देकर अपना काम निकालना। सीधे इस नंबर पर फ़ोन करके पूछो कि वो कहाँ चल रहा था, तो कौन बताएगा? वैसे मुझे एतराज़ नहीं, कोशिश करके देख लें। पता मालूम पड़ जाए तो मालूम करना कि छोटा अंजुम उस पते पर पाया जाता है या नहीं। ये वहाँ रहता नहीं होगा तो वहाँ आता जाता ज़रूर रहता होगा। उस पते की ताक में रहकर हमने छोटा अंजुम के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल करनी है। फौरी तौर पर इसका कोई फ़ायदा नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन देर सबेर होगा। छोटा अंजुम के ज़रिए हम भाई तक पहुँच सकते हैं। लेकिन वो तो दुबई में। मुझे यकीन नहीं। इब्राहिम कालिया भी अपने आप को दुबई का वासी ही बताता था, लेकिन पाया हमेशा ग्रांट रोड पर जाता था। वैसा ही चक्कर भाई का भी हो सकता है। नहीं भी हो सकता। जो होगा सामने आ जाएगा। बहरहाल इस छोटा अंजुम को ताड़ कर रखने में हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा तो नुकसान भी नहीं होगा। ठीक बोला बाप, मैं करूँगा सब इंतज़ाम। बढ़िया। सोमवार 8 मई, दिल्ली मुंबई। दोपहर के करीब जनकराज ने अपने थाने में कदम रखा तो एक सिपाही ने बताया कि एसएचओ साहब 2-3 बार उसे पूछ चुके हैं। जनकराज फ़ौरन एसएचओ नसीब सिंह के कमरे में पहुंचा। उसने उसे सैल्यूट मारा। आओ बैठो। थैंक यू सर। कहाँ रह गए थे? इंडियन एक्सप्रेस के दफ्तर गया था। उस रिपोर्टर रवि खोसला से मिलने? जी हाँ। कैसी बीती? बढ़िया। ये सुनकर वो खुश हो गया कि मायाराम के प्रलाप के मामले में पड़ोस में हम उसकी तरफदारी कर रहे थे। बोला अगर मैं उसे कोई गर्मा गर्म टिप दे सकूं तो कल ही इस बाबत उसके पर्चे में संपादकीय छपेगा। दी कोई टिप? दे सकता था, लेकिन आपकी इजाज़त नहीं ली थी, इसलिए नहीं दी।
क्या टिप दे सकते थे? यही कि दिल्ली पुलिस के रिकॉर्ड में जो सोहल के फिंगरप्रिंट्स उपलब्ध हैं वो जेन्युइन नहीं, उसके साथ कोई हेराफेरी हो चुकी है और इसी वजह से वो उसे कथित अरविंद कौर के फिंगरप्रिंट से नहीं मिले थे। अभी टिप दी तो नहीं ना उसे? अभी नहीं दी, लेकिन क्या ख्याल है, दी जाए? सोचते हैं। पहले इस बाबत जो गुड न्यूज़ मेरे पास है वो सुनो। ये देखो क्या है। एसएचओ ने उसके सामने कागज़ रखा जिसमें कि कई बल थे। क्या है? अरविंद कौर के वो फिंगरप्रिंट्स जो हमने मायाराम की गुहार पर कौर के साथ आए योगेश पांडे के सामने लिए थे। ओह, यानी कि हमारा जमादार खत्ते पर से कागज़ तलाश कर लाने में कामयाब हुआ। हाँ, ये तो भारी शाबाशी के लायक काम किया उसने, और इनाम के लायक भी। दोनों से मिल चुके हैं। गुड। दूसरी खास खबर ये है कि हमारे कल के फैक्स मैसेज के जवाब में कुरियर द्वारा 3 जगह से सोहल के फिंगरप्रिंट्स की प्रतिलिपियां यहाँ पहुँच चुकी हैं। राजस्थान पुलिस के पास से, यूपी और इलाहाबाद सेंट्रल जेल के रिकॉर्ड से। बाकी जगहों से आ जाएंगे। आज शाम तक या कल तक महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु से भी हमें हमारी वांछित जानकारी प्राप्त हो जाएगी। ना प्राप्त होने का कोई मतलब ही नहीं। बहरहाल हमारा काम उन प्रतिलिपियों से भी बाखूबी चल सकता है जो कि हमें प्राप्त हो चुकी है, बल्कि चल चुका है। यानी कि आप उनका एग्जामिनेशन कर भी चुके हैं? हाँ, और मेरा एग्जामिनेशन ये कहता है कि सोहल के फिंगरप्रिंट्स के जो 3 सेट्स हमें आज कुरियर से प्राप्त हुए हैं वो तीनों आपस में हूबहू मिलते हैं। यानी कि अरविंद कौर के फिंगरप्रिंट्स जो इस कागज़ पर दर्ज हैं, जो कि रद्दी से निकाला है, वो भी उन तीनों सेटों से हूबहू मिलते हैं। इसका तो साफ मतलब ये हुआ कि वो सफ़ेद पोश बाबू अरविंद कौर ही सोहल था। फाइनल बात अभी हम बाद में करेंगे। पहले तुम बताओ कल हेडक्वार्टर पर क्या हुआ? पंजाब पुलिस के भेजे सोहल के फिंगरप्रिंट्स से क्या हेडक्वार्टर में उपलब्ध फिंगरप्रिंट्स मिलते पाए गए थे? जरा भी नहीं मिलते पाए गए थे। मैं हेडक्वार्टर वाले फिंगरप्रिंट्स की एक प्रतिलिपि ले आया हूँ, आप खुद मिलान करके देख लीजिए। एसएचओ ने मिलान किया और खुद तस्दीक की कि वो दोनों सेट आपस में नहीं मिलते थे। फिर उसने उन्हें बारी बारी से उन तीनों सेटों से मिलाया जो उस रोज़ कुरियर से वहाँ पहुँचे थे, तो पाया कि पंजाब पुलिस वाले प्रिंट्स उन तीनों सेटों में से हर किसी से मिलते थे, लेकिन दिल्ली पुलिस वाले प्रिंट्स किसी से नहीं मिलते थे। आखिरकार एसएचओ ने मैग्नीफाइंग ग्लास नीचे रख दिया और अपनी बारीक पड़ताल का नतीजा अपने माथ पर उजागर किया। इसका तो साफ मतलब हुआ, जनकराज बोला, कि हमारे वाले प्रिंट्स के साथ छेड़खानी की गई है। छेड़खानी क्या, अब तो निर्विवाद रूप से साबित हो गया कि हमारे पुलिस हेडक्वार्टर में भी सोहल का पांडे और शुक्ला जैसे ही कोई हिमायती बैठा है, जिसने उसकी खातिर उसके फिंगरप्रिंट्स रिकॉर्ड में से उड़ा दिए और उनकी जगह पता नहीं किसके फिंगरप्रिंट्स वहाँ रख दिए हैं। पर सर, ये तो सीरियस मामला है। उसकी तफ्तीश हमारे उच्च अधिकारी करवाएं या ना करवाएं, वो उनकी मर्जी है, लेकिन जो कुछ इस वक्त हमारे सामने है वो भी कोई कम गंभीर मामला नहीं है। अब हमें यकीनी तौर पर मालूम है कि वो बाबू अरविंद कौर ही मशहूर इश्तिहारी मुजरिम सोहल था, जिसकी बाबत उसका गैलेक्सी का एम्प्लॉयर शुक्ला तो अंधेरे में रहा हो सकता था, लेकिन वो योगेश पांडे जो इतना बड़ा सरकारी अफसर है सब कुछ जानता था। वो शुरू से जानता था कि कौर कोई विस्थापित कश्मीरी ब्राह्मण नहीं, सोहल था। इस लिहाज से कोई बड़ी बात नहीं कि हेडक्वार्टर से सोहल के फिंगरप्रिंट्स तब्दील करवाने के पीछे भी उसी का हाथ हो। लेकिन सर, सोहल की हिमायत की खातिर? जाहिर है, इतना बड़ा सरकारी आदमी एक इश्तिहारी मुजरिम का हिमायती क्यों बन गया? कोई तो वजह होगी। बहरहाल हमारा उस पर इल्ज़ाम ये है कि उसने जानते बूझते सोहल को यहाँ से रिहा करवाया। उसने अपने रुतबे और रसूख का बेजा इस्तेमाल करके फ़ायदा उठाया, बाकायदा हमारी आंखों में धूल झोंकी, हमें मायाराम की सोहल की बाबत दाद फरियाद को नज़रअंदाज करने के लिए मजबूर करके एक इश्तिहारी मुजरिम को रिहा कराया है और फ़रार हो जाने में मदद की है। अपना ये केस हम अपने एसीपी के सामने रखेंगे। अगर उसने इस मामले में कोई पहल की तो बढ़िया, लेकिन अगर हर किसी ने योगेश पांडे के रुतबे के रौब में आकर मामले को दबाने या रफा दफा करने की कोशिश की तो हमारे उच्च अधिकारियों से बाहर जाने की मजाल तो नहीं हो सकेगी। लेकिन तब हम इस तमाम किस्से के गुमनाम टिप रवि चोपड़ा को नहीं, मुकम्मल प्रेस को दे देंगे और फिर पुलिस की जो फजीयत होगी उसका भरपूर तमाशा देखेंगे। खतरनाक कदम है साहब। हमारे उच्च अधिकारियों ने पांडे की खबर लेने में कोई कोताही की तो उठाना ही पड़ेगा।
पांडे की बाबत एक और बात मालूम हुई है जनाब। एसपी दुबे साहब, जो कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के चीफ हैं, योगेश पांडे के ससुर हैं। सत्यानाश, ये तो वही मसल हो गई, करेला और ऊपर से नीम चढ़ा। जनकराज ने सहमति में सह हिलाया। और क्या खबर है? और खबर कोविल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स से है। नीलम, कॉल की बीवी, कल से सुमन वर्मा के फ्लैट पर अपने बच्चे के पास नहीं लौटी है। कमाल है, कहाँ चली गई होगी वो? क्या पता। वहाँ की निगरानी करते हमारे आदमियों से कोई कोताही तो नहीं हुई? ऐसा तो नहीं कि वो आके चली गई हो या वो फ्लैट में ही हो और उसके लौटने की उन्हें खबर ही ना लगी हो। नो सर, ऐसा नहीं हो सकता। अभी एक आध दिन और हम नीलम के लौट आने का इंतज़ार करेंगे। उसके बाद हम उस लड़की सुमन वर्मा को थामेंगे और उसी से बुलवाएंगे कि नीलम कहाँ है। यस सर। अब जाके एसीपी साहब का पता करो कि वो अभी आए या नहीं, ताकि हम अपना सारी खोज खबर उनके हुजूर में पेश कर सकें और जान सकें कि आगे क्या करते हैं और क्या नहीं। यस सर। झामरानी के करोल बाग के इलाके में स्थित ऑफिस में उसके बाकी के तीनों बरादरी भाई मौजूद थे। साईं लोगों, झामरानी बोला, हमारा नया धंधा हमारी उम्मीद से बहुत जल्दी वजूद में आने के और रफ्तार पकड़ने के लक्षण दिखा रहा है। क्या मतलब होया जी इस बात का? भोगीलाल बोला। आज सुबह ही बड़े साहब रिको फुगेरा ने सिंगापुर से सीधे मेरे से बात की है। उसने मुझे बताया कि हीरोइन की हमारी पहली खेप आइंदा 2 या 3 दिन में ही मुंबई पहुंचने वाली है। मुंबई? यहाँ नहीं, बड़ा साहब कहता है कि कराची से मुंबई हीरोइन पहुंचाने का उनका सेफ रूट शुरू से बना हुआ है। हमें डिलीवरी उधर ही मिलेगी। वहाँ से दिल्ली हीरोइन लाने का इंतज़ाम हमें खुद करना होगा। ये तो कोई गल ना हुई। मैनू पक्का मालूम है कि गुरबख्श लाल को डिलीवरी दिल्ली विच मिलती सी। पवित्र सिंह भुनभुनाया। उसका सप्लाई का सोर्स वो नहीं था जो हमारा है। वो हीरोइन ईरान से या थाईलैंड से मंगवाता था, जहाँ की रेट भी ज़्यादा लगता था और जहाँ की हीरोइन की प्योरिटी की भी गारंटी नहीं होती थी। साईं लोगों, भाई और रिक्यो फिगेरा की शहर की वजह से हमें वो हीरोइन मिलेगी जो कि नंबर 4 कहलाती है, जो कि 99% प्योर और अनकट होती है और भाव लगेगा $48,000 फी किलो का। रुपयों में के भाव होया जी ये? आज की डॉलर की कीमत के हिसाब से कोई 20 लाख रुपया। पहले तो देसी मार्केट में खुदरा सेल करने पर प्योर अनकट हीरोइन का 1 करोड़ रुपया खड़ा होता था। अब क्या हाल है? वड्डी, अब भी यही हाल है। नहीं, 1 करोड़ ही खड़ा होगा 1 किलो हीरोइन का। बढ़िया। कितना माल आ रहा है? फिलहाल 6 किलो, जिसकी 1 करोड़ 20 लाख रुपए की पेमेंट हमें एडवांस में करनी होगी। मुंबई में? आइंदा मुंबई में डिलीवरी पर, लेकिन इस पहली बार दिल्ली में मेरी खास दरख्वास्त पर। कबूल हो गई दरख्वास्त? हाँ सिंधी भाई, माल की डिलीवरी की बाबत भी दरख्वास्त करनी थी ना कि वो दिल्ली में हो। की थी साईं, की थी, लेकिन वो दरख्वास्त कबूल नहीं हुई। नी माल की डिलीवरी मुंबई में लेकर उसे दिल्ली लाने का हमें अपना इंतज़ाम करना होगा। जोखम का काम है। वड्डी साईं, ड्रग्स का तो सारा धंधा ही जोखम का काम है। नहीं साईं लोगों, है कोई गैर कानूनी धंधा तुम्हारी निगाह में जिसमें कि जोखम नहीं? सिंधी भाई ठीक कह रही है, भोगीलाल बोला। ठीक तय कर रहा है वीर मेरे, लेकिन अब ये समझाने तो सही कि सड्डा माल मुंबई तो दिल्ली किस तरह आएगा। समझाता हूँ साईं, समझाता हूँ। पहले मैं साईं लोगों को एक बात और बताना चाहता हूँ। साईं लोगों, गुज़श्ता दिनों में हमारी बरादरी भाई सलीम खान इकलौता आदमी नहीं था जो कि चोरी छुपे इधर हीरोइन के कारोबार में उतरा था। इस धंधे में दासानी नाम का मेरा एक जात भाई भी था, जो जयपुरिया नाम के एक और साईं से मिलकर सलीम खान से अलग हीरोइन का धंधा दिल्ली और यूपी में चला रहा था। उन दोनों पार्टियों के आपसी लड़ाई में दोनों का ही बेड़ा गर्क हो गया, जो हमारे लिए तो अच्छा ही हुआ। अब वो सभी लोग ऊपर पहुंच चुके हैं, मैदान साफ है। मैं साईं लोगों के आगे दासानी और जयपुरिया की जुगलबंदी का जिक्र करना चाहता हूँ। अब ये बताना चाहता हूँ कि वो कैसे हीरोइन मुंबई से दिल्ली मंगवाते थे। कैसे? वो साईं लोग एक ट्रांसपोर्ट कंपनी के भी मालिक थे, जिसके ट्रक दिल्ली और मुंबई के बीच आम चलते थे। उनकी गाज़ियाबाद में पेपर मिल थी,
जिसका कोई पुर्जा बिगड़ जाता था तो वो उन्हीं के ट्रक में लदकर मुंबई से इधर आता था। पुर्जा? कैसा पुर्जा? कैसा भी, पेपर मिल में सैकड़ों की तादाद में बड़े पुर्जे होते हैं। मसलन कोई ड्राइव शाफ्ट, कोई फीड पाइप, कोई पिलर। साईं लोगों, नया पुर्जा मुंबई से आता था या बिगड़ा हुआ पुर्जा मरम्मत के लिए मुंबई भेजा जाता था तो उसी में छुपाकर हीरोइन की खेप इधर लाई जाती थी। वो पुर्जा भीतर से खोखला होता था या कर दिया जाता था। ओह, आखिरी बार जिस पुर्जे में हीरोइन आई थी, जिसकी वजह से इतना खून खराबा हुआ था कि क्या दसानी, क्या जयपुरिया, क्या अपना सलीम खान सब मार खप गए थे, वो एक शाफ्ट था जो कि भीतर से खोखला था। उससे मिलता जुलता ही तरीका अपना माल दिल्ली लाने के लिए हम आजमाएंगे। झूलेलाल की मेहर से खोखले शाफ्ट जैसी कोई खोखली जगह 6 किलो हेरोइन छुपाने के लिए हमें भी हासिल होगी। कौन सी जगह? झाम नानी ने बताया। सबके चेहरे खुशी से दमकने लगे। बल्ले भाई, यानी कि सड्डा माल सरकार ढोएगी। सिंधी बाई, तन्ने तो तेरे झूलेलाल से खासी आला दिमाग मिला दिखे से। तारीफ क्या, शुक्रिया साईं लोगों। अब हम अगले आइटम पर आएँ। अगली आइटम यानी कि कुशवाहा। पहाड़गंज जैसे 3 थानों का इंचार्ज एसीपी प्राण सक्सेना पहाड़गंज थाने की इमारत में ही बैठता था। वो सीधा एसीपी भर्ती हुआ बड़ा ज़हीन युवा आईपीएस अधिकारी था, जिसने कि बड़े गौर से जनकराज और एसएचओ की पूरी दास्तान सुनी और तमाम दस्तावेज़ों का खुद मुआयना किया। ये तो बड़ा सीरियस मामला है, आखिरकार एसीपी बोला। सर, तभी तो हमने इसे आपकी जानकारी में लाना ज़रूरी समझा, लेकिन मुजरिम तो फरार हो गया। अभी पूरी तरह से नहीं हो पाया। उसकी एक डोर हमारे हाथ में है, उसका बच्चा जो उस लड़की सुमन वर्मा की कस्टडी में है। गुड, उस लड़की पर कड़ी नज़र रखो। रखी जा रही है सर। एक वाजिब वक्फे के अंदर माँ ना लौटे तो उस लड़की को हिरासत में ले लेना। सर, यही इरादा है हमारा। गुड, अब आप कोई कदम उठाएंगे सर? हाँ, ज़रूर उठाएंगे। यह ऐसा मसला नहीं जिसे कि इसलिए नज़रअंदाज किया जा सके। इसमें एक बड़े सरकारी आदमी का हाथ है। तुमने मालूम किया ये पांडे साहब कहाँ पाए जाते हैं? मुझे उनका घर का पता मालूम है, लेकिन इस वक्त वो घर पर नहीं होंगे, अपने ऑफिस में होंगे, जो कि लोधी ऑफिस कॉम्प्लेक्स में है। मैंने पूरा पता मालूम कर लिया है। एंटी टेररिस्ट स्क्वाड का दफ्तर भी वहाँ सीबीआई वाले ऑफिस कॉम्प्लेक्स में ही है। गुड, तो वहाँ चलने की तैयारी करो, तब तक मैं डीसीपी साहब से बात करता हूँ। यस सर। वो उठ कर जाने लगे तो एकाएक एसीपी बोला, इस कॉल के बारे में हमें मुकम्मल जानकारी है? एसएचओ ने जनकराज की ओर देखा। जनकराज ने हिचकिचाते हुए सहमति में सहलाया। मैं वो भी सुनूंगा, लेकिन रास्ते में, राइट? यस सर, एसएचओ बोला। नाउ गो अहेड। यस सर। विमल नागपाड़ा से दरबारी लाल के यहाँ चक्कर लगाकर लौटा ही था कि कोठी पर एक नौकर उसके पास पहुँचा। साहब आपको ऑफिस में याद कर रहे हैं, वो अदब से बोला। तत्काल विमल लोहिया के कोठी में ही बने उस ऑफिस नुमा कमरे में पहुंचा, जो कि अब तक उसकी खूब जान पहचानने वाली जगह बन चुका था। ऑफिस में अधेड़ अवस्था का सूट बूट धारी एक व्यक्ति और मौजूद था। कहीं चले गए थे भाई सवेरे? लोहिया बोला। यूँ ही ज़रा एक काम से गया था। बोलिए। पहले बैठो फिर फरमाते हैं। विमल एक कुर्सी पर बैठ गया। इनसे मिलो, ये राजेश जठार हैं, मेरे दोस्त। और जठार साहब, ये मेरा ख़ास दोस्त और अज़ीज़, विमल नाम है मेरा। हेलो, जठार बोला। जठार साहब, तुम्हारे लौटने के इंतज़ार में ही हम मौजूद हैं। जी, ये ओरिएंटल होटल्स एंड रिजॉर्ट्स लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पर से हैं। ओह, बड़े आदमी हैं, कई कंपनियों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पर हैं। उनमें से एक कंपनी इत्तेफाक से मेरी भी है। आई सी, मेरे जिगरी दोस्त हैं। ओरिएंटल के बारे में जो कोई भी सवाल कल तुम मुझसे पूछ रहे थे, इनसे तुम पूछ सकते हो। विमल हिचकिचाया। तुम्हारी जबान से निकली हर बात इनके पास भी उतनी ही महफूज होगी जितनी मेरे पास। इसे मेरा आश्वासन ही नहीं, मेरी गारंटी भी जानो। ऐसा है तो मेरा पहला सवाल तो महेश दांडेकर के बारे में ही है, जो कि ओरिएंटल का मौजूद एमडी है और सुना है बहुत कड़क आदमी है। कड़क आदमी से क्या मुराद है तुम्हारी? जठार बोला। साफ बोलो। हाँ भाई, दुरुस्त जवाब चाहते हो तो साफ तो बोलना ही पड़ेगा। हल्का आदमी है, ढका छुपा मवाली है तो ऐसा ही। पढ़ा लिखा है? मामूली।
कॉरपोरेट बिग बॉसेस जैसा कोई खूबी उसमें नहीं? बिल्कुल नहीं। एमडी कैसे बन गया? पैसे के जोर से। और पैसा कहाँ से आया? वहीं से जहाँ से जरायम पेशा लोगों के पास आता है। काला? कभी पकड़ा नहीं गया? अभी तक तो नहीं पकड़ा गया। इतना रुतबे और रसूख वाला बन जाने के बाद अब तो क्या पकड़ा जाएगा? ऐसे लोगों की पोल, लोहिया बोला। खुल भी जाए तो पुलिस उन पर हाथ डालने से कतराती है। इनका फर्जी बड़प्पन इस बात में भी होता है, जठार ने बोला, कि ये बड़े बड़े नेता लोगों के हम प्याला हम निवाला होते हैं। मामूली काम भी निकलवाना हो तो सीधे पुलिस कमिश्नर से, चीफ मिनिस्टर से बात करते हैं, बल्कि दिल्ली होम मिनिस्टर को फ़ोन लगाते हैं। साथ में बॉडीगार्ड क्यों रखता है? 2 वजहों से। एक तो बॉडीगार्ड रखना आजकल बड़प्पन की निशानी बन गया है, स्टेटस सिंबल। दूसरे, भले ही आज वो एमडी की कुर्सी पर बैठा हुआ है, अपनी ओरिजिनल औकात तो नहीं भूलती होगी ना उसे। अभी कल तक वो जिनके साथ काले धंधे करता था, क्या पता उनमें से कितनों के साथ उसकी यार मारी की होगी। होटल सी व्यू पर जो ओरेंटर ने कब्जा किया है, उसकी नौबत क्यों कर आई? क्या अकेले दांडेकल के किए ही ऐसा हो गया? नहीं, ऐसा काम हमेशा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में वोटिंग से होते हैं। अब ये बात दीगर है कि जिस बात में दांडेकल को ये दिलचस्पी दिखाई दे, उसमें उसकी चंपी करने को बेताब डायरेक्टर लोग उसके हक में बिना सोचे समझे हाथ उठा देते हैं। जो कदरन गैरतमंद होते हैं, जो एमडी की मुखाफलत करके अपने आप को सिंगल आउट नहीं करना चाहते, वो वोटिंग के वक्त गैर हाजिर हो जाते हैं। लेकिन सी व्यू टेक ओवर के वक्त ऐसी नौबत नहीं आई थी। वो होटल मवालियों के कब्जे से निकल पाता, ऐसी मंशा तकरीबन सब डायरेक्टर्स की थी। ऐसी नियत पहले कभी क्यों नहीं आई? राज बहादुर बखिया की दहशत की वजह से। वो बहुत कड़क मवाली था, उससे हर कोई खौफ खाता था। सारी मुंबई उसके नाम से थर थर काँपती थी। जो चाहता वो वैसे ही होटल का मालिक बन बैठता। जो मुखाफलत करता उसकी लाश का पता नहीं लगने देता। लेकिन उसने इतनी धांधली नहीं की थी। बाजरिया सुबेगा इंटरनेशनल ओरिएंटल में उसके 20% शेयर थे। इतने में मेजॉरिटी नहीं बनती, लेकिन उसका खौफ ऐसा था कि उसके मुखालफत में खड़ा होने की हिम्मत करने वाला कोई नहीं था। लिहाजा बखिया से ओरिएंटल का एक तरह से ये खामोश करार था कि कोई होटल पर उसके कंट्रोल को चैलेंज नहीं करेगा। कागजात में वो होटल का चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर होगा और उसके रुतबे को कोई डायरेक्टर विरोध नहीं करेगा। करेगा तो मरेगा। बिल्कुल। बखिया के बाद क्या हुआ? कुछ भी ना हुआ। वक्ती तौर पर हमने चैन की सांस ली, लेकिन जल्दी ही उसकी खाली गद्दी पर उस जैसे एक दूसरे मवाली इकबाल सिंह ने कब्जा कर लिया। फिर इकबाल सिंह एकाएक कहीं गायब हो गया तो गद्दी व्यास शंकर गजरे नाम के एक और मवाली की मिल्कियत बनी। अब गजरे की मौत के बाद कंपनी की, बल्कि यूँ कहो कि गजरे की गद्दी का कोई दावेदार सामने नहीं आया तो होटल को हमने अपने काबू में कर लिया। ये तो एक जायज़ और माकूल कदम हुआ। इसमें दांडेकल की किसी जाति दिलचस्पी का कोई दखल तो ना हुआ। ये तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की हामी पर एक मुनासिब कदम उठाया उसने। अभी तो ऐसे ही जान पड़ता है, लेकिन ये खुसर पुसर बनी हुई है कि दांडेकल के इस कदम में कोई पोल ज़रूर है। कहीं वो बखिया तो नहीं बनना चाहता? होटल पर काबिज होकर कंपनी की ताकत को अपनी ताकत तो नहीं बनाना चाहता? जठार कुछ क्षण खामोश रहा और हिचकिचाते हुए बोला, एक बात है जो उसकी इस मंशा की तरफ इशारा हो सकती है, बशर्ते वो सच हो। खुसर पुसर ये भी हो रही है कि कंपनी के भूतपूर्व सिपा सलार श्याम डोंगरे का कत्ल उसने करवाया है। इस बाबत आपका क्या ख्याल है? भाई, उसके कत्ल का स्टाइल तो गैंग किलिंग जैसा ही था। अब आगे जो नतीजा हो वो तुम खुद निकालो। ओरिएंटल को सोहल से क्या कोई खौफ नहीं? सोहल, जिसकी वजह से कंपनी उजड़ी, जो कंपनी के 3 बड़े महंतों की मौत की वजह बना? मेरे ख्याल से तो नहीं। कंपनी पर उसकी कोई दावेदारी सामने नहीं आई है और होटल पर उसकी दावेदारी की कोई बुनियाद ही नहीं। सोहल कंपनी को ख़त्म बताता है। कंपनी ही ख़त्म हो गई तो कौन उसे होटल पर काबिज बने रहना देगा? ओह, पता नहीं कैसे उस शख्स ने सोच लिया कि वो कंपनी के निज़ाम पर काबिज हुए बिना होटल पर काबिज हो सकता था। लोहिया ने विमल की तरफ यूँ देखा जैसे खुद वो भी उससे, सोहल से वही सवाल कर रहा हो। शायद इसलिए
विमल ने भी जैसे सोहल की तरफ से ही सफाई दी, क्योंकि उसे ये मालूम नहीं था कि असल में होटल सी व्यू कंपनी की मिल्कियत नहीं था। ये हो सकता है, जेठान ने जवाब दिया। आगे क्या हो सकता है? होटल पर कब्जा जमा लेने के बाद अब ओरिएंटल का इरादा क्या है? जेठान ने उसे बताया कि कम से कम होटल चलाने का उनका इरादा नहीं है। पहला इरादा तो उसे ऑफिस कॉम्प्लेक्स बनाने का है। उसे कंपनियों को लीज दिया जा सकता है। अगर ये प्रोजेक्ट कामयाब ना हुआ तो इमारत को ही बेच देंगे। साथ में उसने ये बताया कि ये फैसला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में वोटिंग से होगा, और जाहिर है कि कुछ लोग दांडेकर जैसे हैं और काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं कि वो होटल को चलाना चाहते हैं, और उसमें जठार भी खुद शामिल है। विमल ने आगे पूछा कि सुवेगा के ओरिएंटल में 20% शेयरों की इस वक्त क्या पोजीशन है? अभी कोई पोजीशन नहीं है। उन शेयरों का कोई दावेदार सामने नहीं आया, और अगर वो दावेदार आएगा तो शेयर उसके नाम ट्रांसफ़र हो जाएंगे। ऐसा होने के लिए कोई फौरी और मुनासिब वक्त सुझाइए, विमल ने पूछा। वो वक्त आज है। आज 4:30 बजे बोर्ड की मीटिंग है। वो कथित दावेदार अपना ऐसा दावा उस मीटिंग में पेश करेगा तो जो फैसला होना होगा हाथ के हाथ हो जाएगा। दावेदार तो अभी पेश नहीं हो सकता, लेकिन उसका एक प्रतिनिधि आज आपकी मीटिंग में पहुंचेगा। प्रतिनिधि कौन? देखिएगा, आखिर आप भी वहाँ होंगे। एसीपी प्राण सक्सेना, इंस्पेक्टर नसीब सिंह और सब इंस्पेक्टर जनक राज सीबीआई के विभाग में डिप्टी डायरेक्टर योगेश पांडे के ऑफिस में उनके सामने बैठे हुए थे। एक विकट समस्या हमारे सामने आन खड़ी हुई है सर, जिसमें अब आप ही हमारी मदद कर सकते हैं, एसीपी ने बोला। कैसी समस्या? कुछ कहते नहीं बनता। हम तो यहाँ आना नहीं चाहते थे, हमें संकोच हो रहा था, लेकिन ड्यूटी ले आए। क्या बात है? डीसीपी साहब खुद आना चाहते थे, लेकिन ऐन वक्त पर उन्हें कमिश्नर साहब ने तलब कर लिया, इसलिए ये बदमज़ा जिम्मेदारी हमारे सर आन पड़ी। कैसी जिम्मेदारी? सर, अगर आप अभयदान दे तो कुछ अर्ज करें। बोलो भाई, अगर बात ड्यूटी की है तो मेरी तरफ से कुछ भी कहने की तुम्हें खुली छूट है। जो कहना है निर्भय होकर कहो। थैंक यू सर। सर, बात अरविंद कौल नाम के उस शख्स से ताल्लुक़ रखती है जिसे आप 3 दिन पहले पहाड़गंज थाने से छुड़ा कर ले गए थे। बात कॉल से ताल्लुक़ रखती थी, ये तो मैं एसएचओ साहब और इनके मातहत सब इंस्पेक्टर साहब की आपके साथ मौजूदगी से ही समझ गया था, लेकिन आपने कहा कि मैं कॉल को वहाँ से छुड़ा कर ले गया था। क्या मतलब हुआ इसका? वो क्या वहाँ गिरफ्तार था? गिरफ्तार हो सकता था। क्यों भला? वजह आप जानते हैं। जानता भी हूँ तो भी मैं आपकी ज़बानी सुनना पसंद करूँगा। सर, वो सोहल था। हो, तो वो कहानी अब आप फिर से शुरू कर रहे हैं, जो कि उस रोज़ एसएचओ साहब के सामने खुद इनके किए ख़त्म हो चुकी थी। एसएचओ साहब, उस दिन आपने सोहल के फिंगरप्रिंट्स के ज़रिए खुद फैसला नहीं किया था कि कॉल सोहल नहीं हो सकता था? हमें धोखा हुआ था सर। क्या धोखा हुआ था? हेडक्वार्टर से मंगवाए गए सोहल के फिंगरप्रिंट्स में भेद था। क्या भेद था? वो फिंगरप्रिंट्स सोहल के नहीं थे। अब आप अपने ही माल में खोट निकाल रहे हैं। जो बात सच है वो मजबूरन कहनी पड़ रही है। क्या बात कहनी पड़ रही है? ये कि पुलिस हेडक्वार्टर के रिकॉर्ड में कोई हेरा फेरी कर गया। आप साबित कर सकते हैं कि ऐसा हुआ, या आप ऐसे इल्ज़ाम लगा रहे हैं? योगेश सक पकाया। उसने घूर कर एसएचओ को देखा। एसएचओ विचलित नहीं हुआ। हाँ सर, मैं साबित कर सकता हूँ। तो कीजिए। ज़रूर, एसीपी बोला। अभी, लेकिन पहले मुझे कॉल की बाबत एक आध सवाल पूछने की इजाज़त दीजिए। कहिए, क्या कहना चाहते हैं? वो आपका दोस्त है? हाँ। कैसे बना? कैसे बना क्या मतलब? कैसे बनते हैं दोस्त? हमें एक कॉमन दोस्त के ज़रिए मिले थे कुछ अर्सा पहले दिल्ली में। उस दोस्त का नाम मुझे याद नहीं। आपको अपने दोस्त का नाम याद है? मेरा मतलब है ये याद नहीं कि कौन से दोस्त ने मिलवाया था। तो ये तो याद होगा कि कहाँ मिलवाया था, घर पर, बाहर। इन सब बातों का मकसद क्या है? मकसद है तभी तो ये सवाल है सर। आप जवाब देंगे तो मैं खुद उजागर हो जा कर दूंगा। मेरा जवाब है कि मुझे ये सब याद नहीं। जिससे आपकी जिगरी यारी हो उसके बारे में ऐसी बातें भूलती तो नहीं सर। जिगरी यारी? ये किसने कहा?
सर, जिसे आपकी सिफारिश पर कोविल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में फ्लैट किराए पर मिला हो, जिसका आपकी सिफारिश पर दिल्ली में राशन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस बना हो, जिसका आपकी सिफारिश पर गैलेक्सी के मालिक मिस्टर शुक्ला ने अपने यहाँ अकाउंटेंट की नौकरी दी हो, जिसकी बीवी का आम आपने दौलत खाने पर आना जाना हो, जो कभी थाने जाता हो तो आपके साथ लेकर जाता हो, तो वो आपका जिगरी यार ही तो कहलाएगा। आप तो बहुत एक्सटेंसिव जांच पड़ताल किए बैठे हैं मेरी बाबत। आपकी नहीं, कॉल की बाबत। आपकी पड़ताल करने की हमारी मजाल नहीं हो सकती। पांडे खामोश रहा। कॉल कश्मीरी ब्राह्मण था। सपोर से विस्थापित होकर दिल्ली आया था। वहाँ उग्रवादियों ने उसका घर बार और टिम्बर यार्ड चला डाला था। उसके परिवार के सारे सदस्यों को, माँ बाप भाई बहनों को मार डाला था और वो खुद बुरी तरह से जख्मी हुआ था। ये तमाम बातें आपको किसने बताई? कॉल ने बताई। और कौन बताता? सर, ये बातें सच नहीं हैं। क्या? हमने बहुत ऊंचे लेवल पर जेके स्टेट की पुलिस से संपर्क किया था। यहाँ एसीपी ने साफ झूठ का सहारा लिया। जनाब, उधर से तो ऐसे किसी वाक़ये की तस्दीक नहीं हुई। सपोर कोई बहुत बड़ी जगह नहीं। एक ही फैमिली के तमाम मेम्बरान के साथ इतना बड़ा वाक़या हो गया तो इसे तो वहाँ के बच्चे बच्चे की ज़बान पर होना चाहिए। लेकिन सपोर में ना तो कोई किसी अरविंद कौल को जानता है और ना ही ऐसे किसी वाक़ये से वाकिफ़ है। इसका क्या मतलब हुआ? आप बताइए। इसका एक ही मतलब हो सकता है कि कौल ने मेरे से झूठ बोला। वजह होगी कोई। जिससे जिगरी दोस्ती हो उससे ऐसी गलत बयानी भी की तो नहीं जाती। की जाती है तो उसकी कोई ख़ास वजह होती है जिसकी आपको खबर नहीं। नहीं, इस बाबत अपना कोई अंदाज़ा ही बता दीजिए। मेरा कोई अंदाज़ा नहीं। आपसे ऐसा झूठ बोलने की ज़रूरत क्या थी? उससे कॉल को क्या हासिल था? अब ये तो कॉल ही जाने। मेरा कहना है कि झूठ बेमानी था। इससे उसे कुछ हासिल नहीं था। दो दोस्तों में जब नई नई दोस्ती होती है तो वो अपनी गुज़श्ता ज़िंदगी के बारे में वो नोट्स एक्सचेंज करते ही हैं। कॉल ने अपनी गुज़श्ता ज़िंदगी की अगर आपको फर्जी कहानी सुनाई तो इसका साफ मतलब है कि असली कहानी कुछ और थी। वो कहानी क्या थी सर? मुझे नहीं मालूम। वो कहानी ये थी कि असल में वो एक इश्तिहारी मुजरिम था आधे हिंदुस्तान में, जिसकी गिरफ्तारी के वारंट निकले हुए हैं। कॉल ऐसा शख्स नहीं हो सकता। वो ऐसा ही शख्स था और आपको इस बात की खबर थी। खामखा मैंने पहले ही अर्ज किया है कि सुनो सुनो, तो मुझे ये बताओ कि इस बाबत तुम लोग मेरे से इतने सवाल क्यों कर रहे हो? जो पूछना है जाकर कॉल से क्यों नहीं पूछते? काश ऐसा मुमकिन हो पाता। क्यों? अब क्यों नहीं है मुमकिन? क्योंकि वो तो ओवरनाइट नौकरी छोड़कर घर बार बेचकर दिल्ली से फरार हो गया। अगर बात कॉल की हो रही है तो वो फरार नहीं हो गया, दिल्ली छोड़कर चला गया। ऐसा करना क्या गुनाह है? यूँ आनन फानन? वो भी क्या गुनाह है? वो दिल्ली से बेजार था। कश्मीर के हालात सुधर रहे थे इसलिए वापस अपने होम टाउन लौटने का तमन्ना ही था। होम टाउन यानी कि सोपोर। हाँ, लेकिन मैंने अभी आपसे दर्ज किया, बल्कि साबित किया कि उसका वहाँ कुछ लेना देना नहीं। आगे ये अर्ज करना चाहता हूँ कि सोपोर का तो उसने रुख भी नहीं किया। वो तो उससे उल्टी दिशा मुंबई गया। कमाल। तुम लोग अब ये साबित कर सकते हो कि कॉल सोहल था? जी हाँ। कैसे? बताइए इंस्पेक्टर साहब। एसएचओ ने फिंगरप्रिंट्स की तमाम प्रतिलिपियाँ निकाल कर मेज़ पर रखी और उनसे संबंधित अपनी थ्योरी को एक्सप्लेन किया। इंस्पेक्टर साहब, सुन चुकने के बाद पांडे बोला, मैं कबूल करता हूँ आपने बहुत मेहनत की है फिंगरप्रिंट्स के इस गोरख धंधे पर। मैं ये भी कबूल करता हूँ कि यूँ आप साबित करने में कामयाब हो गए हैं कि पुलिस हेडक्वार्टर में सोहेल के जो फिंगरप्रिंट्स उपलब्ध हैं वो असली नहीं हो सकते। लेकिन इससे ये कैसे साबित हो गया कि कॉल सोहल है? कैसे साबित नहीं हुआ? एसएचओ तनिक आवेशपूर्ण स्वर में बोला, ये फिंगरप्रिंट्स। वो सिलवटों से भरे कागज़ को एक उंगली से ठटकता हुआ बोला, कॉल के हैं जो थाने में आपके सामने मैंने लिए थे, और ये सोहल की पंजाब, यूपी और राजस्थान से प्राप्त हुए फिंगरप्रिंट से मिलते हैं। फिर ये कैसे साबित हुआ कि सिलवटों भरा कागज़ वही कागज़ है जिस पर आपने मेरी मौजूदगी में कॉल के फिंगरप्रिंट्स की छाप ली थी? छी,
कैसे साबित हुआ? एसएचओ के मुंह से बोलना फूटा। वो हक बकाया सा कभी पांडे की तरफ तो कभी अपने एसीपी की तरफ देखने लगा। सर, ये वही कागज़ हैं, एसीपी बोला। ये वही कागज़ हैं जो पहले खो गया था और जिसे बड़ी शिद्दत से इंस्पेक्टर साहब ने वापस तलाश करवाया है। क्या सबूत है कि जो कागज़ खोया था वही वापस बरामद हुआ है? इंस्पेक्टर साहब, सबूत है। ये उस कागज़ को पहचानते हैं। कैसे पहचानते हैं? कौन सा खास शिनाख्ती निशान है इस कागज़ पर? क्या इस पर इंस्पेक्टर साहब के साइन है? क्या इस पर मेरे साइन है या कॉल के साइन है, या इस पर गवाहों के साइन है? सर, एसएचओ फिर आवेशपूर्ण स्वर में बोला, इस कागज़ पर अहम तरीन शिनाख्ती निशान ये है कि इस पर सोहल की उंगलियों की छाप है। ज़रूर होगी, लेकिन इसका क्या सबूत है कि ये वही कागज़ है जिस पर कॉल के फिंगरप्रिंट्स उतारे गए थे? एसएचओ फिर गड़बड़ा गया। ये वो कागज़ नहीं है। फिर वो कलप का बोला, तो फिर कौन सा कागज़ है? हाँ बताइए। ये वही कागज़ है। फिर साबित कीजिए। सर, गुस्ताखी की माफ़ी के साथ अर्ज़ करता हूँ, आपका इस बात से इनकार करना कि वो कागज़ नहीं अपने आप में सबूत है कि आप सोहल की हिमायत के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मैं तुम्हारी गुस्ताखी को, जो कि वाकई गुस्ताखी है, माफ़ करते हुए कह रहा हूँ। मैं किसी सोहल को नहीं जानता। मैं कॉल को जानता हूँ, जो मेरा दोस्त है। दोस्त के लिए दोस्त कुछ भी कर सकता है, लेकिन ये कागज़ कुछ साबित नहीं करता। चोर बहकाने के लिए तुम ऐसे 100 फर्जी कागज़ तैयार कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं जब कॉल भाग गया हो तो? सुनो, कैसे कर सकते हो। ये फिंगरप्रिंट्स जो तुम मुझे दिखा रहे हो, ये सब असल डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपीज़ है। आज की तरक्की के ज़माने में कॉपी से कॉपी बनाना मुश्किल काम है। तुम एक ऐसी कॉपी बनाकर उसको तोड़ मरोड़ करके कागज़ के बल निकाल कर उसे सीधा कर लो और ये दावा करने लगो कि ये वो कागज़ है जिस पर मेरे सामने कॉल के फिंगरप्रिंट्स ले गए, तो ये क्या मुश्किल काम हुआ? और ये बात लेकर तुम मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हो। एसएचओ गड़बड़ाया। उसने पनाह मांगती निगाहों से अपने एसीपी की तरफ देखा। आई एम सॉरी सर। यस, बी सो। सर, एसीपी बोला, मैं आपसे एक आखिरी बात कहना चाहता हूँ। मैं कबूल करता हूँ कि जेरोक्स कॉपी अगर बहुत उम्दा हो तो उसमें और ओरिजिनल में फ़र्क करना मुहाल है। नंगी आंखों से ऐसा कर पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन वैज्ञानिक परीक्षण से ये बात साबित की जा सकती है कि ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, क्योंकि जेरोक्स की स्याही में और उस स्याही में जिसमें इंस्पेक्टर साहब ने कॉल की उंगलियों की छाप ली थी, फ़र्क होना लाजमी है। और अगर एक बार ये साबित हो जाता है कि डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है तो इसे नकारना आसान नहीं होगा, इसलिए क्योंकि ये शाश्वत सत्य है कि इस पर सोहल की उंगलियों के निशान हैं, और सोहल की उंगलियों के निशान हमें या किसी को भी सोहल की सहायता के अलावा और किसी तरीके से हासिल नहीं हो सकते। कोई तरीका आपकी निगाह में हो तो बताइए। आगे बढ़ो। सर, अब ये पूर्णतया स्थापित हो गया कि हमारे हेडक्वार्टर के रिकॉर्ड में उपलब्ध सोहल के फिंगरप्रिंट्स के साथ किसी ने हेराफेरी की है, और वो हेराफेरी कराने के लिए रिकॉर्ड क्लर्क को उकसाने वाला या तो कोई सोहल का जिगरी और हिमायती हो सकता है या सोहल खुद हो सकता है। अब जबकि हेराफेरी उजागर हो चुकी है, तो क्या रिकॉर्ड क्लर्क से ये कबूल मान लेना मुश्किल काम होगा कि ये काम किसकी शय पर हुआ है? फिर उस लीड को ट्रेस करते हुए चोर की मां तक पहुंचना क्या मुश्किल काम होगा? और ये कि सर, किसी बात से इनकार करना या उससे मुकर जाना आसान होता है। मुकरने वाला अगर रसूख वाला आदमी हो तो उसकी ज़बान पकड़ना बहुत मुश्किल काम होता है। हमारे पास रसूख वाले आदमी के खिलाफ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हैं, लेकिन रसूख वाला आदमी उन्हें नकार सकता है। लेकिन ये बात प्रेस के लोग हाथों हाथ लपकते हैं सर।